एग्जाम में आंसर से भी ज्यादा जरूरी होता है कि उसका रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं, किस तरीके से हम उसको कॉपी में लिखते हैं। और अगर हमें कोई क्वेश्चन आधा अधूरा ही आता है पर हमें उसका सही तरीका मालूम है कि हम किस तरीके से उसको आंसर कॉपी में लिखें, तो उससे भी हमें फुल मार्क्स मिल सकता है। अब चाहे आप बोर्ड का एग्जाम लिख रहे हो, इंटरनल कॉलेज एग्जाम्स लिख रहे हो, या फिर इनसेम एग्जाम्स लिख रहे हो, या फिर स्पेशली फॉर एकेटीयू इनसेम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स लिख रहे हो, ठीक है। एज वी नो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो हमें भी कुछ यही ट्राई करना है कि एग्जाम में जो हमारी कॉपी चेक कर रहा होगा उसको कुछ ऐसा लगे हमारे फर्स्ट पेज को ही पढ़ते कि बच्चे को सारे आंसर्स बहुत क्लियरली आ रहे हैं एंड वो फटाफट उसको कॉपी चेक करके मार्क्स अलॉट करता हुआ आगे बढ़ता चले। अगर एग्जामिनर को एक बार लगा कि बच्चे को अच्छा नॉलेज है तो वो आपकी कॉपी को स्पीड में चेक करना स्टार्ट कर देगा। फिर उसके बाद वो आपके बाकी आंसर्स में सिर्फ की नोट्स और हेडिंग्स ही देखेगा वो आपकी बस। लेकिन अगर वो हमारे फर्स्ट आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो पूरे कॉपी को ध्यान से चेक करना फिर स्टार्ट कर देगा और फिर इसे कहीं ना कहीं वो गलती ढूंढ ही लेगा हमारी आंसर कॉपी में एंड इससे सिर्फ हमारा ही लॉस होगा। सो हमें अपने आंसर्स कुछ इस तरीके से देने हैं कि वो एग्जामिनर जो कॉपी में हमारे एक्चुअली देखना चाहता है वो उसको ऊपर ऊपर से ही देखने पे मिल जाए, यानी कि हमें उस एग्जामिनर को कॉपी में सर्च करने की जरूरत ना पड़े उस चीज के लिए। तो इसके लिए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए व्हाइल राइटिंग एन आंसर शीट। ये जो भी पॉइंट्स मैं आज बताने वाला हूँ ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल हैं एंड इनको पर्सनली मैं भी फॉलो करता हूँ एंड इसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला है मेरे एग्जाम्स में। एंड अगर आप इन पॉइंट्स को अगर आप भी फॉलो करते हो तो आपको भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर आप हमारे इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो ना तो आपका कोई एक भी आंसर एग्जाम में छूटेगा और ना ही आपके लिए टाइम कम पड़ने वाला है पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए। और इन सारे पॉइंट्स का यूज करके आप ओवरऑल अपने 10 to 15 मार्क्स पूरे इंक्रीज कर रहे होंगे अपने पूरे पेपर में। सो इन सारे पॉइंट से एक एक मार्क्स करके इंक्रीज होते हैं बट ये ओवरऑल आपके 10 से 15 मार्क्स बढ़ा रहे होंगे डेफिनेटली आपके एग्जाम में। ओके लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें कॉपी मिलते ही सबसे पहले हमें अपनी सारी इंपॉर्टेंट एंट्रीज कंप्लीट करनी है। उसके बाद हमें कॉपी के दोनों साइड ही हमें रूलिंग करनी है। रूलिंग जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके सो रूलिंग करने से हमें दो फायदा होता है। पहला कि हमें हमारे जो आंसर्स हैं वो बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखेंगे। अगर हम कुछ पॉइंट्स मेंशन करते हैं, हेडिंग से स्टार्ट करते हैं तो इससे हमें बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीननेस मिलेगी हमें अपने आंसर शीट में। सो नेक्स्ट इससे हमें अपनी कॉपी भरने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। इसके लिए भी हमें बहुत ज्यादा गैप दोनों साइड नहीं छोड़ना है। रूलिंग के लिए बहुत थोड़ा जगह छोड़ना है ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि ये सिर्फ पर्पसली किया गया है कि कॉपी भरने के लिए, ये दिखाने के लिए नहीं किया करना है, ठीक है। ऐसा एग्जामिनर को बिल्कुल ना लगे कि कॉपी भरने की ट्रिक यूज की गई है। सो इसके लिए बहुत थोड़ा सा जगह छोड़ना है। ये एक आपको जेन्युइन वे में यूज करना है। फाइन। नेक्स्ट आता है कि हमें किस तरीके से स्टार्ट करना है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। तो सबसे पहले मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप 10 मार्क्स और 7 मार्क्स से स्टार्ट करना प्रेफर करिए। इसमें दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको 3 करने होते हैं एंड सेक्शन सी में आपके टोटल 5 क्वेश्चन उसमें भी होते हैं। उसमें से 10 क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं विद इंटरनल चॉइस। ओके सो इसमें भी सबसे पहले आपको उस सेक्शन को, दोनों सेक्शन को सबसे पहले पेपर मिलते ही देखना है कि और उसमें ये एनालाइज करना है कि किस सेक्शन में हमें आपको मोस्ट ऑफ द आंसर्स कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, या फिर पहले तो ऐसे सेक्शन को चूज करो जिस सेक्शन से आपको सारे आंसर्स बहुत क्लियरली आ रहे हैं। ओके अदरवाइज आप उस सेक्शन को चूज करें जिसमें कंटिन्यूअसली 2 आंसर्स आपको आ रहे हैं, एकदम करेक्ट एक्यूरेट आंसर्स आ रहे हैं। उस सेक्शन को स्टार्ट करो एंड उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। एंड प्रेफर करिए कि अगर आपने किसी सेक्शन को स्टार्ट किया, लेट्स सपोज आपने सेक्शन बी को स्टार्ट किया, तो सबसे पहले सेक्शन बी को खत्म करने की ट्राई करिए, फिर उसके बाद सेक्शन सी पे जाइए एंड देन एट द लास्ट सेक्शन सी को अटेम्प्ट करना है। ओके ये हमारा बेस्ट मेथड होगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। इससे क्या होगा, सबसे पहले हम हाई वेटेज वाले मार्क्स वाले क्वेश्चन को करेंगे। इससे हमें टाइम मैनेजमेंट में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है ये। ओके ठीक है। अब हम जानते हैं क्वेश्चन तो सेलेक्ट हो गया, सेक्शन भी सेलेक्ट हो गया, हमें कौन सा अटेम्प्ट करना है। अब एक्चुअली स्टार्ट कैसे करना है कॉपी में लिखना। तो सबसे पहले इस वीडियो में ना एक्चुअली आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पता लगे कि हमें कहां पे गैप छोड़नी है, जिससे ये ना लगे कि ये गैप पर्पसली छोड़ा गया है और वो बहुत जेन्युइन वे में लगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, अपने सारे आंसर कॉपी में स्टार्टिंग का फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन को छोड़ सकते हैं। तो वो बिल्कुल एकदम जेन्युइन वे लगता है छोड़ने का, ठीक है। वहां पे एक लाइन हमारी छोड़ दी हमने, 2 लाइन ऐसे सारे पेज में छोड़े तो बहुत ज्यादा हेल्प होगी, ठीक है। नेक्स्ट फिर स्टार्ट क्या करना है, सेकंड लाइन से हमें सबसे पहले बड़े में डालना है, बोल्ड लेटर में सेक्शन इन द सेंटर, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा साइड में या फिर स्क्रीन पे दिख जाएगा। इस तरीके से सेक्शन डालना है, फिर 2 लाइन छोड़नी है, फिर उसके नीचे आपको आंसर नंबर डालना है बहुत क्लियरली, बहुत थोड़ा मतलब आप पेशेंस से करिए क्वेश्चंस को एंड आंसर नंबर बहुत क्लियरली मेंशन करिएगा। बिल्कुल भी इसमें जल्दबाजी नहीं करिए, बिल्कुल भी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ओके तो सबसे पहले हम सेक्शन नंबर को डालेंगे, फिर उसके बाद हम आंसर नंबर को डालेंगे, फिर 2 लाइन छोड़ के हम मेन हेडिंग लिखेंगे कि हमारे आंसर में पूछा क्या है, किसके बारे में, कोई एल्गोरिथम है, क्या है, कोई डेफिनेशन है, तो उस मेन हेडिंग को डालेंगे। फिर उसके बाद 1 से 2 लाइन छोड़ के फिर हम अपना मेन कंटेंट लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड डोंट वरी, ये जो मैं 2 लाइन बता रहा हूँ छोड़ के लिख रहे हैं, इससे भी आपका बहुत ज्यादा गैप नहीं पता चलेगा। इसके लिए भी सोल्यूशन है, तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको लास्ट में पहुंचते आइडिया लग जाएगा कि इन गैप्स को भी किस तरीके से फिल करना है कि बिल्कुल भी ये गैप पता नहीं चलेंगे। एंड कभी भी आप जो सेक्शन नंबर एंड आंसर नंबर है इसको साइड में नहीं लिखना है, इसको हमेशा सेंटर में लिखना है, पेज के सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में लिखना है, जिससे कि मतलब एकदम क्लियरली पता लग जाए एग्जामिनर को यहाँ पे ये सेक्शन स्टार्ट हो रहा है एंड ये उसको बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े हमारी कॉपी चेक करने के लिए। आगे बढ़ने से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ओके अब हम जानते हैं कि हमें अपने आंसर के मेन कंटेंट को किस तरीके से, ये तो हो गया ओवरऑल बॉडी, अभी हम जानते हैं मेन कंटेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, आंसर में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, किन गलतियों को नहीं करना है, जिससे कि हमारा आंसर बहुत एक इफेक्टिव हो जाए और बहुत ही मतलब एक ईजी हो जाए, जो कि हमें एग्जामिनर को एक्सप्लेन करने में बहुत हेल्पफुल हो और वो मैक्सिमम मार्क्स हम गेन कर सके वहां से। सो इसमें देखते हैं कि हमें मेन बॉडी किस तरीके से लिखनी है आंसर की। सो इसके लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में एक मेन हेडिंग जरूर से लिखें एंड देन 1 लाइन छोड़ के फिर वहां से हम अपना कंटेंट लिखना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट ट्राई टू अवॉइड राइटिंग इनटू द पैराग्राफ्स। आप पैराग्राफ लिखने की बजाय उसको पॉइंट वाइज में लिखना स्टार्ट कीजिए। पॉइंट वाइज से क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको एग्जामिनर को पता लगेगा, आप पॉइंट्स मतलब पॉइंट वाइज लिखेंगे तो एग्जामिनर को पता लगेगा कि एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ये है, ये है, ये, तो वो पॉइंट्स में बहुत जल्दी इजीली चेक करना, पॉइंट्स में आंसर्स को याद करना भी एंड चेक करना भी बहुत आसान हो जाता है। सो ट्राई टू राइट योर आंसर्स इन पॉइंट वाइज।
नेक्स्ट अब दो पॉइंट्स जो अगर आप पॉइंट्स वाइज लिख रहे हैं तो दो पॉइंट जो आप लिखते हैं उसके बीच में एक लाइन का गैप जरूर से छोड़े। इससे ये पता लगेगा कि फर्स्ट पॉइंट आपने कहां पे एंड किया है एंड नेक्स्ट पॉइंट कहां से स्टार्ट हो रहा है। इससे क्या होगा कि हमारा कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा, एग्जामिनर को एक्जैक्टली पता लगेगा हमने कितने पॉइंट्स में आंसर को एक्सप्लेन किया है। एंड नेक्स्ट अगर लाइन आप इस तरीके से इफेक्टिव लाइन छोड़ते हैं तो इससे फिर से हमें पेज भरने में हेल्प होने वाली है। एक बात का ध्यान रखें कि जितना आप मैक्सिमम पेजेस फिल करके आते हैं बोर्ड्स में और एकेटीयू के इन एग्जाम में उतना ही ज्यादा आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो कॉपी भरने की भी मार्किंग होती है। तो ये सारे इफेक्टिव मेथड्स में लाइन छोड़ना, गैप देना, ये सब इसीलिए बता रहा हूँ सो दैट आप मैक्सिमम पेजेस भर पाएं। एंड अगर आप इस तरीके से इफेक्टिव लाइन छोड़ते हुए चलते हैं तो आराम से आप आराम से मतलब 29 to 30 पेजेस तक तो आराम से आप पहुंच ही जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारा कि हम आंसर में ट्राई करें कि डायग्राम को इंक्लूड करने की। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डायग्राम है बट ऐसा ही डायग्राम जो 100% उस टॉपिक से ही रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा डायग्राम है या फिर थोड़ा रिलेट कर रहा है थोड़ा बहुत ही तो ड्रॉ कर दे, नहीं। अगर वो उससे मैच करता है तो क्योंकि डायग्राम में बहुत जल्दी आई कैचिंग होती है डायग्राम्स, तो डायरेक्टली वो पॉइंट्स को चेक करेंगे वहां पे आपने क्या क्या मेंशन किया है वो चेक करें। अगर इररिलेवेंट लगा तो उसको कट भी कर देंगे। सो अगर ट्रूली डायग्राम को इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमारा क्या होता है मैक्सिमम पोर्शन ऑफ पेज वो भर जाता है बहुत इजीली डायग्राम बनाने में और उसमें टाइम वेस्ट भी नहीं होता। ये डायग्राम बनाना टाइम सेविंग होता है एग्जाम में। एंड नेक्स्ट अगर वो डायग्राम मतलब लाइक डायग्राम नहीं है उससे रिलेटेड और कोई फ्लो चार्ट है, लाइक आप किसी फ्लो में कोई एक्टिविटी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसको फ्लो में मतलब लाइक डायग्राम वाइज बॉक्स बना के उसके अंदर छोटा सा पॉइंट लिख दे, डायग्राम बॉक्स बना के नेक्स्ट पॉइंट लिख दे या फिर सर्कल बना के इस तरीके से फ्लो चार्ट का भी इंक्लूड करें। इससे क्या होगा कि टू द क्लियर एंड क्रिस्प टू द पॉइंट वो हमें आंसर पता चल जाएगा। तो एग्जामिनर आपके थ्योरी पार्ट को छोड़कर डायरेक्ट उस डायग्राम एंड फ्लो चार्ट को देखेंगे एंड दैट्स इट। अगर वो क्लियर है तो डायरेक्ट आपको टोटल मार्क्स अलॉट हो जाएंगे। अगर वहां पे फिर डाउट लगता है तो फिर वो थ्योरी पे जाते हैं, अदरवाइज वो थ्योरी को फिर नहीं चेक करते हैं। एंड ये सारे आपको किस तरीके से डायग्राम एंड फ्लो चार्ट किस तरीके से यूज करना है ये आपको स्क्रीन पे अभी दिख भी रहा होगा। तो इस तरीके से इसको अपने आंसर में इंक्लूड करने की कोशिश करिए। अगर ये हैबिट में नहीं है आपके तो आप इसको धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं और इन सारे पॉइंट्स को आप अपने पीयूटी में अप्लाई करके जरूर से देखिएगा। आप खुद बताएंगे कि लाइक क्या कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, आगे चलते हैं। अपने आंसर में कुछ मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना ना भूलें। हाईलाइट करने के लिए आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ये भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस तरीके से कुछ आपको अंडरलाइन करना है एंड आपको पूरा आंसर नहीं अंडरलाइन करना है, इससे आपकी कॉपी बहुत गंदी दिखने लगेगी। इससे बचने के लिए सिर्फ 2 से 3 वर्ड ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड मान सकते हैं आपके आंसर का, उस कीवर्ड को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, डबल कॉलम में लिख सकते हैं, ठीक है। उसको कुछ स्पेशल तरीके से रिप्रेजेंट करना है जिससे कि वो स्पेशल इफेक्ट लगे आपकी कॉपी पे। इसके लिए बेस्ट है कि आप 2 से 3 वर्ड ही सिर्फ अंडरलाइन कर दें। इससे एग्जामिनर को पता लगेगा कि आप इस चीज को हाईलाइट करके उसको बताना चाहते हैं कि मुझे ये भी आता है, देख लीजिए। और अगर आप कोई फॉर्मूला यूज करते हैं आंसर शीट में तो इसके लिए आप उसको उस फॉर्मूले को सबसे पहले तो बॉक्स में रिप्रेजेंट करना है हाईलाइटेड फॉर्म में एंड उसमें जितने भी रिलेवेंट वो सिंबल्स यूज करते हैं आप या फिर कोई वेरिएबल्स यूज करते हैं उसको साइड में वेयर लिख के उसको एक्सप्लेन करिए। जैसे स्क्रीन पे देख रहे होंगे इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करिए। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को पता लगेगा कि एक्चुअली आप जो फॉर्मूला लिख रहे हैं सिर्फ रटा रटा नहीं है, आपने इसको एक्चुअली पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उन सारे पॉइंट्स को उस सारे सिंबल्स को एक्सप्लेन जरूर से करिए साइड में एंड इससे हमारा एग्जामिनर जो होता है कॉपी जो चेक करने वाला होता है बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। एंड हमें यही तो करना है पूरे एग्जाम में आंसर कॉपी, ताकि जो एग्जामिनर है वो देख के इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाए कि बस वो खुशी से नाचने ही लगे और बस हमें मार्क्स ऐसे भर भर के मिलते रहे। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा कि हम अपने आंसर को लंबा खींचने के लिए हम एग्जांपल का यूज कर सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट है जैसे सिंपल है तो हम उसको वो डेफिनेशन दिया, फिर उसके बाद हम रियल वर्ड से कोई एग्जांपल लेते हैं जो उससे मैच करता है एंड फिर उस एग्जांपल के बेसिस पे एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एग्जांपल के बेसिस पे यूज करने से हमारे बहुत सारे पॉइंट्स क्या है वो एक्स्ट्रा हमें मिल जाते हैं एग्जांपल को यूज करने से। एंड जैसे कि अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है, लाइक बहुत डाउट है, बहुत कम कंटेंट है, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप फुल फॉर्म जो है शॉर्ट फॉर्म यूज करने की बजाय उसका पूरा फुल फॉर्म यूज करना स्टार्ट कर दें। जैसे कि वर्ड आ गया एआई, तो एआई यूज करने की बजाय अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करेंगे तो हाफ लाइन हमारी ऐसे ही फिल हो जाएगी। तो ये सारे इफेक्टिव मेथड्स इसको इंक्लूड करिए अपने आंसर्स में। एंड लास्ट थिंग कंटेंट राइटिंग में कि आप जब अपना पूरा आंसर कंप्लीट कर लें तो लास्ट के पैराग्राफ या लास्ट के लाइन में उसको कंक्लूड करना ना भूलें। आंसर को लास्ट में कंक्लूड करके बताएं कि आपने इस पूरे सोल्यूशन में क्या किया है एंड आपका फाइनल रिजल्ट क्या रहा। अगर कोई थ्योरम है तो उसको ये जरूर से लिखिए कि हेंस दिस थ्योरम इज प्रूव्ड। अगर कोई आंसर है, सपोज कोई एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसमें लास्ट में आप पूरा कैलकुलेशन करके उसको एग्जामिनर को एक स्पेसिफिकली बॉक्स बना के दिखाइए कि हेंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एक्स इज दिस। ये नहीं करना है कि हमने कैलकुलेट कर दिया, एग्जामिनर आप देख लो मेरे आंसर में क्या है, आपको क्या चाहिए जो है मेरे आंसर से देख लो। तो ये चीज अवॉइड करनी है, हमें खुद उनको स्पून फीड कराना है कि लाइक यहाँ पे देखिए मैंने आंसर लिख रखा है एंड ये हमारा आंसर आया है, यहाँ पे चेक करिए। लाइक इस तरीके से उनको स्पून फीड कराना है। स्पून फीड कराने से वो भी हमें बहुत अच्छे नंबर देते हैं एंड जितना एज हम प्रोवाइड करेंगे अपने एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में उतना मैक्सिमम एज वो हमें मार्क्स देने में भी करेंगे। सो नेक्स्ट टॉक अबाउट द लेंथ। हमें अपने आंसर्स की लेंथ कितनी बड़ी रखनी है। तो अगर वो 7 मार्क्स और 10 मार्क्स का है तो मिनिमम आपको 2 पेज तो भर के ही आने हैं एंड फुल 2 पेज भर के आने हैं एंड मैक्सिमम आप ट्राई करेंगे कि 3 पेज से ज्यादा किसी भी आंसर में नहीं एक्सीड करना है, क्योंकि हमारे पास 32 पेजेस ही होते हैं लिमिटेड एंड बी कॉपी नहीं मिलती इन एनी केस, एकेटीयू में स्पेशली। ओके, तो आपको बी कॉपी नहीं मिली तो हमें अपने सारे कंटेंट को इस तरीके से कंप्रेस करना है कि वो 32 पेजेस में बहुत ईजिली आ जाए। एंड आप अगर सारे आंसर्स को आप मैक्सिमम 3 पेजेस में ट्राई करिए कि उसको फिल हो जाए। एंड अगर इन केस ऐसा कोई आंसर है जो इसका बहुत कम कंटेंट है तो उसको भी ट्राई करिए कि खींच के किसी तरीके से वो 2 पेज में तो पहुंच ही जाए। एंड ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई आंसर आपको बहुत अच्छे से आता है तो इसके लिए आप 2 पेज, कोई अगर आपने आंसर 2 पेज में लिख रखा है तो आप नेक्स्ट आंसर को 4 पेज तक एक्सटेंड कर सकते हैं सिर्फ इस बैलेंस करने के लिए। एंड अगर इस तरीके से आप करते हैं, ये 7 एंड 10 मार्क्स के लिए हो गया। अगर सेक्शन ए अटेम्प्ट करें 2 मार्क्स, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप 5 से 6 लाइन लिखिए, दैट्स मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे 2 मार्क्स वाले आंसर्स एक पेज में 2 आंसर्स बहुत ईजिली फिट हो
जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इस मेथड को आप फॉलो करते हैं तो बहुत ईजिली आप 29 पेजेस तक, मैक्सिमम 29 पेजेस तक आप पहुंच जाते हैं। और 32 पेजेस होते हैं तो एटलीस्ट हमें 2 से 3 पेज एक्स्ट्रा बचा के रखना है, इन केस हमारे कोई आंसर्स अगर गलत हो जाते हैं तो हमारे पास स्पेस हो कि हम किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है कि अगर मान लीजिए कि हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए हैं एंड हमने एक पेज तक लिख भी दिया है उस आंसर को, एंड अभी हम मुझे डाउट आ रहा है कि इसके आगे क्या था या क्या किस तरीके से इसको एक्सपेंड करेंगे, आगे के पॉइंट्स हमें याद नहीं आ रहे हैं, तो इस केस में हमें सबसे पहले तो बिल्कुल भी यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उस आंसर को जहां तक आपने लिखा है एज इट इज छोड़ दीजिए, उसको काटने की भी जरूरत नहीं है उस टाइम। आप इसके लिए 2 काम कर सकते हैं। पहला कि सबसे पहले उस आंसर को छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट कर जाना है, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है। अगर एक ही टाइम आपने अगर आप टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, अगर किसी आंसर को कट करके री अटेम्प्ट करें तो आपके पास टाइम शॉर्टेज होने वाली है, ये आप बिल्कुल डेफिनेटली मान लीजिए। तो इसके लिए आप उसको कट नहीं करेंगे एंड आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसे ही मूव करेंगे तो हमें 2 ऑप्शन रहेगा इसमें कि पहला जो एक पेज हमने लिख रखा है, हमने मार्जिन लिया है 3 पेज मैक्सिमम। अगर आपको लगता है कि मैं बाद में थोड़ा सोच के इस पे लिख सकता हूं तो आप गिन के 3 पेजेस वहां पे छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट आंसर स्टार्ट कर दीजिए। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो आप डेफिनेटली पूरा उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक थर्ड क्वेश्चन किया, फोर्थ नहीं आ रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, तो फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया उसको, लाइक फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट किया, 6 किया, 7 किया, फोर्थ हमने छोड़ रखा है बिल्कुल भी। तो सबसे पहले सपोज मैंने सेक्शन सी से स्टार्ट किया तो सेक्शन सी कंप्लीट किया, फिर सेक्शन बी कंप्लीट किया, फिर सेक्शन ए कंप्लीट किया, फिर इसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम लास्ट में जाके सेक्शन सी, फिर से सेक्शन सी डाल के आंसर नंबर 4 ए बी जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको बहुत क्लियरली मेंशन करके फिर से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दीजिए। इससे कोई भी हमारी मार्किंग पे अफेक्ट नहीं होता है। इससे अफेक्ट क्या होता है कि हमारा टाइम सेविंग होता है। अगर हम उस पर दिमाग लगाना उसी टाइम स्टार्ट कर देंगे तो ऐसा होता है कि कुछ चीजें हम जिस टाइम स्टार्ट मतलब सोचते हैं और बहुत ज्यादा चाहते हैं कि याद आ जाए, उस टाइम नहीं याद आती और बाद में आंसर लिखते वक्त याद आ जाता है, तो ये भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो उस आंसर को टोटली स्किप करके आगे बढ़िए, टाइम बचाइए अपना एग्जाम में। ओके, ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट द न्यू लॉन्ग आंसर फ्रॉम अ न्यू पेज। किसी भी मतलब लॉन्ग आंसर को स्टार्ट करने से पहले आप ट्राई करिए कि आप उसको किसी नए पेज से स्टार्ट करें। ठीक है, अगर आपको इन केस किसी आंसर को लॉन्ग आंसर को सेंटर से स्टार्ट करना है तो जो प्रीवियस आंसर है एंड जो ये हमारा न्यूज आंसर स्टार्ट होने वाला, इन दोनों के बीच कम से कम 2 से 3 लाइन का गैप छोड़ें एंड बीच में एक अंडरलाइन कर दें, कुछ इस तरीके जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अंडरलाइन कर दें। इससे क्या होगा कि हमें बहुत हमें एक हेल्पफुल होगा एग्जामिनर के लिए भी कि उसको ये पता लगेगा कि हमारा प्रीवियस आंसर एंड कहां पे हो रहा है एंड हमारा न्यू आंसर कहां पे स्टार्ट हो रहा है। उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि इस बच्चे ने ये आंसर स्टार्ट कहां पे किया है। ठीक है, और इसको बड़े बड़े लेटर में लाइक सेक्शन आंसर स्टार्ट जहां से करेंगे तो ये भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है एग्जामिनर को। हमें कुछ इस तरीके से अपने कॉपी को लिखना है कि एग्जामिनर को बिल्कुल भी ढूंढना ना पड़े, बिल्कुल भी मेहनत ना करनी पड़े हमारी कॉपी चेक करने के लिए, वो एक फ्लो बना ले और स्पीड से हमारी कॉपी चेक करते हुए आगे बढ़ जाए। सो अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं जैसे कि वो हमें उसके बारे में बहुत थोड़ा कंटेंट पता है, लाइक कि हमें 10 to 15 लाइंस ही पता है उसके बारे में एंड वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आ गया है। 10 to 15 में से ज्यादा वेल सपोज हम करते हैं कि हमें 10 लाइन ही पता है उसके बारे में, एक पेज का कंटेंट हमें उसके बारे में पता है, वो 10 मार्क्स में आया हुआ है, तो सिर्फ एक पेज लिखने से वो हमें 10 मार्क्स कभी नहीं मिलने वाले, एट एनी हाउ वो नहीं मिलेगा 10 मार्क्स पूरा। तो इसके लिए हम किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करें कि वो हमें फुल मार्क्स मिल जाए, तो हम उसमें ट्राई करेंगे कि उससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन उसमें हम प्रेजेंट करें, बट वही जो कि ट्रूली रिलेवेंट हो उसे। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक लिस्ट करके एक टॉपिक है, लिस्ट, जिसमें हमारे 4 टाइप के लिस्ट होते हैं, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी, एंड एग्जाम में उसने पूछ लिया कि एक्सप्लेन द लिस्ट सी एंड फर्दर उसके एक्सप्लेनेशन थे, तो पूछ लिया एक्सप्लेन द लिस्ट सी। तो इसके लिए हमारे पास बेस्ट मेथड ये है, लिस्ट सी के लिए सपोज हमारे पास एक पेज का कंटेंट है, इसके लिए इसको अटेम्प्ट करने का बेस्ट मेथड क्या है, सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज लिस्ट, लिस्ट क्या होता है, इसको एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ लिस्ट। ये करने से हम चारों टाइप्स के लिस्ट फिर से वहां पे मेंशन करेंगे एंड देन फिर इसके बाद जाके हम एक्सप्लेन करेंगे, टॉप हेडिंग डालेंगे कि लिस्ट सी एंड देन उसको एक्सप्लेन करना, एग्जांपल देना, ये सब स्टार्ट कर देंगे। इससे क्या हुआ, एक पेज तो हमारा ये फिल कर दिया कि व्हाट इज लिस्ट एंड टाइप ऑफ लिस्ट, एंड नेक्स्ट पेज पे हम जाके इसको फिर से लिख देंगे, तो इससे हमारा 2 पेज का कंटेंट हो गया एंड एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ मतलब बच्चे को थोड़ा आइडिया है एंड इसने कॉपी को फिल किया है। तो इससे हमें हाई चांसेस होता है कि हमें अगर 10 नहीं मिलते तो 8 तो मिल ही जाएंगे डेफिनेटली। ओके, अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जिनको देख के ऐसा लगेगा यार ये अपने ही सिलेबस में था क्या, या फिर ये किस गोले से आ रखा है, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मतलब कि उसके बारे में हम टोटली निल हैं, हमें कुछ भी आइडिया नहीं कि वो आंसर या वो टॉपिक कहां से आया है, क्या है। तो इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका है कि हम उसमें रिलेवेंट कीवर्ड ढूंढेंगे जो देख के लगे कि अरे ये तो अपने ही गोले का है। ठीक है, तो उस कीवर्ड को फाइंड करेंगे उस आंसर से एंड उस कीवर्ड के बेसिस पे जो भी आपको रिलेवेंट उससे लगता है उस चीज को लिख दें। इससे क्या होगा कि वो जो कॉन्सेप्ट है अगर उसमें वो कीवर्ड आ रहा है तो कहीं ना कहीं से वो उससे इंटर रिलेटेड है। तो अगर आप वो कॉन्सेप्ट तो नहीं जानते बट इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं जो उससे थोड़ा बहुत रिलेवेंट है, तो उसको आप अगर लिख के आएंगे तो एग्जामिनर को थोड़ा बहुत तो लगेगा ही कि कम से कम नहीं कितना तो अगर वो 10 मार्क्स का है तो 4 से 5 मार्क्स तो आपको उस टॉपिक पे मिल ही जाएंगे, इन अ वर्स्ट केस में बता रहा हूं। ठीक है, अगर ऐसा हो सकता है कि आपको इससे भी ज्यादा मार्क्स मिल जाएं। सो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आता, जीरो आता है, फिर भी उसमें आपको रिलेवेंट कीवर्ड फाइंड करना है, फिर लिखना है। एंड अगर ऐसा सपोज कर लो कि इन केस ऐसा तो नहीं होता है कि आपको कोई उस आंसर से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड भी नहीं आता है, तब भी आपका जो बेस्ट लाइक ऐसा होता है, आइडिया लग जाता है ये क्वेश्चन किस मतलब यूनिट से है, यूनिट 1 से यूनिट 2 यूनिट 3, तो उस यूनिट में आपको जो बेस्ट टॉपिक आपको लगता है कि प्रिपेयर्ड है उसी आंसर को आप पूरा लिख दीजिए। उसका हेडिंग उससे क्वेश्चन से रिलेवेंट हेडिंग मत डालिए, आपको जो कांसेप्ट पता है उस हेडिंग को वहां पे लिखिए एंड उसको लिखना स्टार्ट किया एंड क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर बहुत करेक्टली मेंशन करिए एंड फिर उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें क्या होगा
कि आपको फिर से वही मैक्सिमम मार्क्स, लाइक अगर एग्जामिनर को लगा, अगर उसने ध्यान से कॉपी नहीं चेक की तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, एंड अगर बहुत ध्यान से चेक किया तो फिर भी 2 से 3 मार्क्स तो दे के ही जाएगा, क्योंकि आपने उसको अटेम्प्ट कर रखा है। एक बिल्कुल इसके मार्क्स तो बहुत अच्छे से मैं बता दूं कि आपको बिल्कुल 100% इसके मार्क्स मिलते हैं कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रखा है। एंड अगर जो बच्चे फेल हो रहे होते हैं तो एग्जामिनर खुद चाहता है कि यार बच्चा पास हो जाए, तो इसके लिए वो खुद से, मतलब अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो वो मार्क्स दे देता है कि बच्चा एटलीस्ट पास तो हो जाए, 30 से 35 मार्क्स तक वो इजीली तुम्हें पहुंचा ही देंगे कि पास करने के लिए। ओके, एक्सेप्शनल केसेस ही होते हैं कुछ जिसमें कि एग्जामिनर बिल्कुल ही रूड हो जाए, तो वो अलग बात है, बट मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि एग्जामिनर खुद चाहता है कि बच्चा पास हो जाए। ओके फाइन, अब हम बात करते हैं कि हमें टाइम किस तरीके से मैनेज करना है। इसके लिए बेस्ट मेथड जो मैं फॉलो करता हूं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें सेक्शन बी को हम 1 घंटे अलॉट कर देते हैं कि हमें किसी किसी भी कंडीशन में 1 घंटे में ही सेक्शन बी को पूरा अटेम्प्ट करना है, चाहे पहले कर रहे हैं बाद में करें, जब भी कर रहे हैं। सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी को पूरे हम 1.5 घंटे देते हैं, जिसमें हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो वो 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। एंड देन सेक्शन ए को आधे घंटे लास्ट में हम दे देते हैं। इससे हमारा क्या होता है, टाइम बहुत इफेक्टिवली मैनेज हो जाता है। अगर इस टाइम से आप स्ट्रिक्ट होकर चलेंगे तो आपको लास्ट में आप मतलब एग्जाम टाइमिंग से पहले ही अपने सारे आंसर को अटेम्प्ट कर चुके होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमें जो 2 लाइन छोड़ रखी है उसको फिल कैसे करना है। सो इसके लिए हमें क्या करना है कि जब हमारे सारे आंसर्स कंप्लीट हो जाए, हमारे पास टाइम बचेगा, तो उसके लिए हम स्केल से उसको अंडरलाइन करेंगे, कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो उस सारे आंसर्स को सेक्शन के नीचे अंडरलाइन कर देंगे, इससे हमारा कॉपी भरा भरा लगेगा एंड बहुत एग्जैक्ट एक सेपरेट फील देगा कि यहाँ से ये सेक्शन स्टार्ट हुआ है, ये आंसर स्टार्ट हुआ, ये बहुत क्लियर हमें पता लगेगा, और इससे हमारी कॉपी भी भरी लगेगी। वो ये नहीं लगेगा कि यहाँ पे स्पेस छोड़ा गया हुआ है। ओके, ये हो गया हमारी अपनी कॉपी को पूरा फिल करने का तरीका। एंड ये तभी करेंगे ये एक्स्ट्रा डेकोरेशंस जब हमने सारे आंसर्स को अटेम्प्ट कर रखा है एंड हमारे पास टाइम बच रहा है तभी। और ये तो बहुत अच्छे से अपने दिमाग में फिट करके जाना ही है एग्जामिनेशन हॉल में कि हमें क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। सारे रिक्वायर्ड आंसर्स हमें लिख के आने हैं एट एनी हाउ। एंड अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो वो आपको डेफिनेटली वीडियो देख के पता लग ही गया होगा किस तरीके से बनना है। तो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके डेफिनेटली आने हैं, हमें अटेम्प्ट करने के भी मार्क्स मिलते हैं। सो अब इन सारे पॉइंट्स को आप अपने एग्जामिनेशन के टाइम फॉलो कीजिए एंड डेफिनेटली आपके 10 से 15 मार्क्स तो डेफिनेटली इंक्रीज ही हो रहे होंगे। एंड अगर आप 100 से नीचे हैं, ओके फाइन, ये रहा किस तरीके से हमें अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करना है एंड किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ड्यूरिंग आवर एग्जाम टाइम। एंड इफ यू वांट वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स, डू कमेंट बिलो एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक ऑन दिस ऑल्सो वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, जहां भी हो सकता है वीडियो को दबा के शेयर करिए। एंड हाँ, अगर किसी को कोई पॉइंट ना पसंद आया हो या फिर लगता हो कि नहीं इससे बेस्ट तो उसका मेथड ही है, तो डेफिनेटली यू आर फ्री टू गो विथ योर ओन मेथड्स। सो आप अपने मेथड के साथ बिल्कुल प्रोसीड कीजिए। एंड ये बस उन बच्चों के लिए था जिनको लगता है कि अगर वो अपने आंसर को कुछ अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें, उनको कंटेंट तो आता है, रिप्रेजेंटेशन की वजह से मार्क्स कट रहे हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को अगर वो फॉलो करते तो डेफिनेटली उनके मार्क्स बढ़ रहे होंगे। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। फिर मिलते हैं किसी नया वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।